साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे जो अधिनियम थे उसके बारे में भी समझ लेंगे। अभी तक हमने जो आपको बताया वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बताया। अब उसके बाद दो और जो अधिनियम आए, एक 1786 का विशेष अधिनियम और साथ ही 1793 का चार्टर एक्ट और फिर 1813, ये तीन को देखेंगे। इसमें मुख्यतः 1813 ही है, बाकी दो को संक्षेप में समझ लेंगे कि वो कैसे विकसित हुए। यहाँ पे आपको ये बताते चलूँ कि अंग्रेजी भारत, जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ होती थी, वो अपने देश की और वैश्विक स्थिति को देखते हुए वो भारत के बारे में नीतियों को बनाते थे। यहाँ आप ध्यान रखिए कि भारत पे जो उनका जीत का क्रम था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर युद्धों के बाद पूरा भारत खेलने के लिए उनका एक फुटबॉल का मैदान बन चुका था। वो जब चाहे जिधर चाहे जैसे चाहे गोल कर रहे थे और उन्हें कोई रोकने वाली कोई भारतीय शक्ति थी नहीं, और यूरोपियन शक्ति को भी उन्होंने धीरे धीरे निष्णाबोध कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वह क्या कहते हैं, खुले मैदान में गोल कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए कोई बैठा भी नहीं था। जो थोड़ी बहुत शक्तियाँ थीं वो इतनी छीन हो चुकी थी कि उसका कोई औचित्य नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ एक समय की बात थी कि कब वो अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकते। हाँ, जब भारत के समस्त जनता को लगा कि वो कहीं ना कहीं इस अंग्रेजी या फिरंगी शासन से प्रभावित हो रहे हैं, उनका धर्म, अर्थ, सारा चीज़ और प्रतिष्ठा सब धूमिल हो रही है, तभी उन्होंने एक महाविस्फोट किया जिसे हम 1857 की क्रांति से जानते हैं। हालांकि 1857 की क्रांति दोनों समुदायों, अंग्रेजी और भारतीयों के लिए इतनी कटुता एक दूसरे के लिए लेकर आया कि उसका वर्णन करना असंभव सी बात है। लेकिन खैर, इतिहास है, बीती हुई बातें हैं, विवेचना होगी ही होगी, पक्ष और विपक्ष रहेंगे ही रहेंगे। खैर, वो एक अलग बात है। तो आज हम इन तीनों अधिनियमों को देखते हैं और साथ ही बताते चलूँगा मैं आपको कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए विशेष अधिनियम 1786। देखिए 1786 का जो अधिनियम था वो कुछ अलग नहीं था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का ही एक क्या कह सकते हैं पूरक था, या उसको दीर्घ किया गया। मामला ये था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को पिट्स द यंगर, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो भारत का गवर्नर जनरल बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि कॉर्नवालिस जाएं और भारत में अंग्रेजी राज को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित करें। साथ ही वो अंग्रेज जो थे वो इस बात को समझ रहे थे कि जब तक हमें स्थानीय सहयोग, स्थानीय लोग नहीं मिलेंगे, तब तक हम अपने इस नए राज्य को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो इन्हीं सब निर्देशों के साथ उन्होंने कॉर्नवालिस को तैयार किया भारत का गवर्नर जनरल बनने के लिए। लेकिन कॉर्नवालिस जो थे वो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा जब मुझे समस्त शक्ति दे दी जाएगी, अर्थात शक्ति का पूरी तरह से केंद्रीकृत किया जाएगा, केंद्रीकरण किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, और एक विशेष अधिनियम पारित कर दिया। और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। क्या कर दी गई? मुख्य सेनापति की शक्ति प्रदान की गई और गवर्नर जनरल को अपने परिषद, याद रखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, अपने परिषद, जो सपरिषद गवर्नर जनरल होते थे, उनके निर्णय को विशेष परिस्थिति में रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मुख्य चीज़। इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। हालांकि ज़्यादा समय हुआ नहीं था, विकास अब शासनिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विकास तो शुरू हुआ था। तो कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने ये दो मांगे रखी। पहली कि मुख्य सेनापति का भी पद हमें दे दिया जाए या शक्ति हमें दे दी जाए, और साथ ही हमें इतनी पावर दी जाए कि विशेष परिस्थिति में हम किसी भी बात की अवहेलना करते हुए हम अपने कार्य को निष्पादित कर सकें। प्रधानमंत्री जो थे पिट, उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, और उन्होंने ऐसा किया। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री और संसद ने इसके लिए क्यों मंजूरी दी होगी? लॉर्ड कॉर्नवालिस
क्या कुछ विशिष्ट है, या उन्होंने आकर के ऐसे कौन से कार्य करने थे कि जो अंग्रेजी राज को संपुष्ट कर सकता था? तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो खुद एक सामंती परिवार से आते थे। जो इतिहास पढ़े हैं उन्हें पता होना चाहिए कि यूरोप में सामंती व्यवस्था बहुत मजबूत थी, और खुद एक वो सामंती परिवार से आते थे, और उनकी जो मानसिकता थी कहीं ना कहीं वो सामंतवादी मानसिकता भी थी, और भारत में भी आकर के उन्होंने उसी मानसिकता के लोगों को पैदा किया। हालांकि हमारे यहाँ पहले से भी लोग थे, लेकिन वो मानसिकता उस तरह से नहीं थी, और उन्होंने पैदा किया। क्या पैदा किया? जमींदार वर्ग पैदा किया। बंगाल में उन्होंने जमींदार वर्ग पैदा किया, और ये जमींदार वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिसमें अधिकतर अंग्रेजी राज के पोषक थे, और ये एक तरह से कहिए कि भारत में शासन करने के लिए उन्होंने भारतीय रंग रूप में ऐसे व्यक्तियों को तैयार किया जो अंग्रेजों के लिए लाठी उठा सकते थे, लाठी चला सकते थे, और इसका पूरा फायदा उन्हें 1857 की क्रांति और उसके बाद पूरे अंग्रेजी राज के दौरान प्राप्त होते रहा। तो सोचिए, अंग्रेज लोग अपनी नीतियों को बनाने में, अपने कूटनीति को चलाने में, अपने सिस्टम में दक्ष लोगों को लाने के लिए कितने आगे तक की बातों को सोचते थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाने का, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं, भारत का गवर्नर जनरल का जो मुख्य उद्देश्य था वो यहीं से सफल हुआ और आगे भी सफल हुआ। हालांकि देखिए, ये इतिहास में जब बीती हुई बातों को अध्ययन किया जाता है, उसका शोध जब किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित होती, कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं, कुछ सकारात्मक चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों को साथ में समाहित कर रहे हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ये विशेष अधिनियम लाया गया था, ध्यान रखिएगा, 1786। हालांकि परीक्षाओं में आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, हमने आपको सिर्फ इसकी जानकारी के लिए बता दी। सिर्फ परीक्षाओं में यही पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का शक्ति प्रदान कर दिया गया। तो 1786 का विशेष अधिनियम, और साथ ही विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। और ये जो अधिकार था 1793 में ये लाया गया कि भाई अब ये आगे भी चलते रहेगा। अर्थात 1793 के जो चार्टर अधिनियम था उसमें प्रावधान रखा गया कि गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को विशेष परिस्थिति में रद्द कर सकते हैं या उसकी अवहेलना कर सकते हैं, और उसको कंटिन्यू कर दिया गया। कब किया गया? 1793। देखिए, 1793 के चार्टर अधिनियम को देख लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ों को समाहित की गई, कुछ चीज़ें जो थी उसको रखा गया, और कंपनी का जो क्या कहते हैं क्षेत्र था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था। कंपनी रोज नए नए क्षेत्रों को विजिट कर रही थी। तो जब नए नए क्षेत्र विजिट हो रही थी तो नई नई चीज़ें भी आ रही थी। जब नई चीज़ें आ रही थी तो शासन प्रशासन के लिए नई चीज़ों को लाया जा रहा था। एक चीज़ ध्यान रखिए कि कंपनी थी, मतलब उसका काम व्यापार करना था, और वो यहाँ क्षेत्र जीत रही थी। कंपनी को चलाने के लिए लंदन में कुछ लोग बैठे हुए थे, उसमें ब्रिटिश संसद के कुछ लोग बैठे हुए थे, और कुछ हिस्से राजा तक को भी जा रहा था। यानी कि सब खा रहे थे, सब मिलके खा रहे थे। ध्यान दीजिए, सब खा रहे थे, सब मिलके खा रहे थे। सिर्फ दोषारोपण जो था वो उन पर डाली जा रही थी जो सामने थे, अर्थात कंपनी के लोग और कंपनी के गुमास्ते या नुमाइंदे। देखिए, अंग्रेजी पूरे जो क्या कहते हैं अंग्रेज़ों की जो कूटनीति होती थी उसका एक चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा, या जब मैं पढ़ता हूँ और जब मैं अध्ययन करता हूँ, या जब भी मैं इस चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उनका एक चीज़ बहुत अच्छा लगा। अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में या पूरे दुनिया में हज़ारों कत्ल किए, हज़ारों पाप किए। चूँकि साम्राज्य पाप से ही बनेगा, पुण्य करने से तो साम्राज्य बनते नहीं। तो जो हज़ारों पाप किए, दिखावटी तौर पर उस पाप की जो भागीदारी थी उन्होंने दूसरे को बना दिया, खुद कभी नहीं बने। ठीक है, कहने का तात्पर्य यदि शॉर्ट में बोला जाए तो हत्या करने के बाद तलवार किसी और के हाथ में थमा देते थे, और यही जो अंग्रेज़ों की जो कूटनीति थी उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। पूरे क्या कहते हैं आपका इतिहास जब पढ़ेंगे तो पूरे में वो लोग इस चीज़ में बहुत माहिर होते थे। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो भारतीय राजाओं को अपने नियंत्रण में ले लिए, भारतीय जनता को शोषण करते थे, और जनता को क्या लगता था कि जमींदार और राजा शोषण कर रहा है। वास्तविक शोषण तो ब्रिटिश कर रहे थे, लेकिन जनता को लगता था कि नहीं, ये तो जमींदार कर रहा है, ये जो साहूकार कर रहा है, ये जो राजा है वो कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर, ये उनकी उत्कृष्ट कूटनीति थी,
अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जैसा आप जानते हैं कि उनका जो क्या कहते हैं हर 20 साल के बाद रिन्यूअल किया जाता था, तो 20 साल के लिए बढ़ाया गया तथा गवर्नर जनरल का बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट किए गए। देखिए यहाँ पर क्या था कि पहले 3 प्रकार के प्रेसिडेंसी थे, बने थे, जहाँ 3 प्रकार जगह पर वो लोग शासन कर रहे थे। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बम्बई। बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था और सबसे धनी प्रांत था। बम्बई और जो मद्रास था वो अभी छोटे थे, शुरुआती अवस्था में थे। तो इस अधिनियम यानी कि 1793 के अधिनियम के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो इन दोनों का बॉस है, ठीक है, बॉस है। और यदि कभी बंगाल का गवर्नर जनरल इन क्षेत्रों में अर्थात मद्रास और बंबई के क्षेत्रों में जाता था तो वहाँ का बॉस होता था और वहाँ पर वैसे कृत्य करने के लिए उत्तरदायी था। जो वहाँ के जो गवर्नर थे उनको बिना पूछा भी कर सकता था। कहने का तात्पर्य है कि वो सीधा सीधा इन सब का बॉस बन गया था। हालांकि पूरी तरह से स्पष्टता बाद में हुई, लेकिन यहाँ पर एक लिखा गया 1793 के जो अधिनियम था उसमें बताया गया या स्पष्ट किया गया कि नहीं, वहाँ भारतीय क्षेत्र में बिग बॉस जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल हो गया और एक तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल को सुपरसीड किया गया। अब देखिए सुपरसीड कर रहे हैं मतलब आगे बढ़ाया गया। अब देखिए आगे, यदि गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाता था तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्य में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था। यानी कि 1793 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि यदि बंगाल के गवर्नर जनरल कहीं बाहर जाते हैं तो अपने परिषद में से किसी असैनिक, ध्यान दीजिए अंग्रेज कितने तेज तरार थे, कितने कूटनीतिज्ञ थे, कि वो अपने असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करते थे और वही परिपाटी हमारे देश में आज तक भी चली आ रही है। देखिए सेना जो होती है उस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होती है या साम्राज्य, उस दौर में साम्राज्य था, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए होती है, सत्ता चलाने के लिए नहीं होती है। तो हालांकि तत्कालीन जो सत्ता थी उस पूरी तरह से सैनिकों पर ही आधारित थी, लेकिन उन्होंने पूरे सैनिक सिस्टम को अपने असैन्य कर्मचारियों के अधीन रखा। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि बंगाल का गवर्नर जनरल कहीं बाहर जाता है तो एक उप प्रधान को नियुक्त करेगा, ठीक है, और वो उसके कार्य को देखेगा। इसमें यह निर्धारित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं उनके कर्मचारियों का भुगतान भारतीय राजस्व से दिया जाएगा और यह व्यवस्था 1919 तक चला, ठीक है। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसा जानते हैं हमने पिछले पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था आपको कि कंपनी पर जो शासन प्रशासन था दो चीज़ों में रखा गया, एक व्यापारिक मामलों के लिए और एक सामान्य शासन मामलों के लिए। तो जब ये 2 बोर्ड बनाए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग था। एक व्यापारिक मामले देखते थे और एक शासन प्रशासन के मामले देखते थे। तो कहा गया कि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यानी कि नियंत्रण बोर्ड जो है उसका जो सदस्य और उसके पेंशन, वेतन, भत्ते जो भी हैं वो भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। अब सोचिए हम ही प्रशासन करने के लिए वो हम ही से पैसा भी ले रहे थे कि भाई हम आपके यहाँ शासन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसका पैसा आप हमको दीजिए। इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति, लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ निर्देश दे रहा है और उन निर्देशों के पालन यहाँ बैठे हुए अंग्रेज और उनके पिट्ठू यानी कि जो लोग थे वो कर रहे थे और उसके बदले में वो पैसा उन्हें दिया जा रहा था कि आप शासन प्रशासन चलाने के लिए जो उत्तरदायित्व आपको दिया गया उसका पैसा दिया जा रहा। अर्थात वो हमें लाठी पीट भी रहे थे और लाठी में तेल लगाने के लिए जो धन चाहिए था वो हम ही से ले रहे थे। कितने अच्छे थे। तो ये व्यवस्था कब तक चला? 1919 तक। अब परीक्षाओं में आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि नियंत्रण बोर्ड के जो वेतन, सदस्यों के वेतन थे वो किस अधिनियम के द्वारा तय किया गया कि भारतीय राजस्व से दिया जाएगा? तो 1793 का। कब तक? 1919 तक ये चीज चलते रहा। अब है उसके बाद कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को करने को कहा गया। अर्थात कंपनी को निर्देश दिया गया कि आप सालाना 5 लाख पाउंड, और ये 5 लाख पाउंड जो था वो सामान्य शासन प्रशासन के लिए जो कंपनी को देना पड़ता था उसके अलावा था। अर्थात सीधी सीधी, कोई यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा कंपनी को
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा निर्देश दिया गया, या यूँ कहिए कि ब्रिटिश संसद के द्वारा साफ निर्देश था कि जितना लूट सकते हो लूटो और उस लूट में हमें कुछ हिस्सा देते रहो। बात समझ रहे हैं? भारत में जितना आपको लूटना है लूटिए, जैसे लूटना है लूटिए, हम आपके लिए शासन प्रशासन नियम कायदा कानून सब बनाते रहेंगे, देश दुनिया को देखते रहेंगे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप लूटिए और उस लूट में से कुछ हिस्सा हमें भी देते रहिए। और हिस्सा कितना बोला गया? 5 लाख पाउंड। यानी कि 1793 के अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया कि आप अपने जो कर देते हैं, जो उस समय कर वगैरह था, उस सब कर के अलावा, यानी कि जो सामान्य खर्च और कर कंपनी देती थी उसके अलावा कहा गया कि आप 5 लाख पाउंड हमें देंगे। और यही 5 लाख पाउंड कंपनी जो थी वो ब्रिटिश सरकार को देती थी। कहने का तात्पर्य मैंने पहले भी बोला, सीधा सीधा मामला था, जितना लूट सकते हैं लूटिए और लूट में हमें हिस्सा दे दीजिए। तो ये था आपका 1786 और 1793 का। अब यहाँ से मामला आता है 1813 के अधिनियम का। 1813 के जो चार्टर अधिनियम थे उससे 2-3 प्रश्न बहुधा हमेशा पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। इसको फिर से देख लीजिए कि जब प्रश्न पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार, याद रखिए प्रथम बार, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों पर बंगाल के गवर्नर जनरल का क्या कहते हैं बॉस बनाया गया या आगे बढ़ाया गया, तो 1793 का। दूसरा कि किस अधिनियम में यह निर्धारित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड का जो वेतन भत्ता है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, तो 1793 के अधिनियम से। साथ ही ये जो 5 लाख वाला लूट वाला मामला था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि परीक्षाओं में ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी क्या करेगा कि वो 1700 निम्न में से कौन सी बातें 1793 के अधिनियम से संबंधित नहीं है या सही नहीं है, वहाँ पे लिख देगा, तो फिर ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। और यही मुख्यता है और यही चीज़ उसमें पूछता भी, इससे ज़्यादा उसमें कुछ था भी नहीं। तो अब देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। अब देखते हैं आगे 1813 के चार्टर अधिनियम को। देखिए 1786 का विशेष अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट और अब 1813, ये तीनों जो हैं एक ही कड़ी के अगले अगले क्या कहते हैं पड़ाव हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब 1813 के जो चार्टर अधिनियम थे, यहाँ से आपको चीज़ों को समग्र रूप में और व्यापक रूप से समझना पड़ेगा। यही से वो कारण पैदा होने लगे जिसका कि अंतिम प्रभाव 1857 की क्रांति पर दोनों तरफ पड़ा। एक एक चीज़ को सूक्ष्मता से जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ जो थी यहाँ से प्रारंभ हुई और यहाँ पर आकर के भारतीयों ने उसका फिर प्रत्युत्तर दिया या भारतीयों के मन में रोष उत्पन्न। तो सबसे पहले ये जो अधिनियम वो लाते थे या गवर्नर जनरल जो लाते थे या जिनको वायसराय बनाकर भेजते थे या उनके जो बड़े बड़े अधिकारी वृंद होते थे, ये पूरे के पूरे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अनुकूल होते थे, मैंने पहले भी बताया। साथ ही वो अपने वैश्विक साम्राज्य और वैश्विक स्थिति को देखते हुए सारे कृत्य को निष्पादित या किया करते थे। नेपोलियन ने ये जो इसकी पृष्ठभूमि में बता रहा हूँ, 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसकी आंशिक पृष्ठभूमि, मतलब थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं कि अंग्रेज जो थे वो पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य को बना रहे थे। अंग्रेज ही क्यों, पूरा यूरोप जो था वो पूरी दुनिया को जीतने और लूटने में लगा हुआ था। क्या पुर्तगाली, क्या फ्रांसीसी, क्या अंग्रेज, कोई किसी से कम नहीं था। आप जब नक्शे पर इन देशों को देखेंगे तो छोटे छोटे, इतने छोटे देखेंगे कि कुछ कहना नहीं। और इन्होंने तत्कालीन समय के बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। स्थिति तो ये थी कि अमेरिका में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बड़े बड़े जन समूहों का इन लोगों ने ऐसा व्यापक नरसंहार किया कि इतिहास लिखने वाला राक्षस से राक्षस व्यक्ति भी शर्मा जाए, ऐसी स्थिति थी। लेकिन खैर वो तो बीती हुई बात है, इतिहास बन चुकी है, वो अब विवेचना होगी उस पर। लेकिन खैर मैं इनकी इस साम्राज्यिक लिप्सा पर बात कर रहा हूँ। तो जो साम्राज्यिक दौर शुरू हुआ यूरोप के द्वारा, उसमें अब अंग्रेज और फ्रांसीसी सबसे बड़े खिलाड़ी रह गए थे। इनकी जो क्या कह सकते हैं सामर्थ्यता
और जो बुभुक्षा थी पूरी दुनिया को जीतने की, वो अंतोगत्वा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही समाप्त हो पाई, तब जब ये पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। उसके पहले ये सब कुछ नहीं, कुछ सुनना भी नहीं चाहते थे। हालांकि ये सब प्रारंभ जो था वो यूरोप में पुनर्जागरण के बाद हुआ, जब पुर्तगाली और स्पेनिश, इटालियन जो नाविक थे, उन्होंने लूट और खोज की दृष्टि से पूरी दुनिया में समुद्रिक मार्गों का अन्वेषण किया। आपको ध्यान दे रखना चाहिए। हालांकि देखिए, अब बोलिएगा कि भाई यहाँ पे उन चीज़ों का क्या है, तो नहीं, इतिहास में हर एक कड़ी जो होती है दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है। जब तुर्क का जो साम्राज्य था, मतलब या यूँ कहिए कि जैसे अंग्रेज जिस तरह से परिभाषित करते हैं, मुसलमानी जो साम्राज्य था, अरबियन जो साम्राज्य था, अरबियन व्यापारियों जो थे, उन्होंने पूरी दुनिया के जो तत्कालीन भौगोलिक क्या कह सकते हैं आवागमन की जो दुनिया थी उस पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा था। यूरोप को एशिया से व्यापार करने में कठिनाई होती थी, या होता था तो अरबियन के माध्यम से होता था, लेकिन पूरब तो बहुत ही शानदार था, पूरब बहुत ही क्या कहते हैं सामर्थ्यवान था। अब पूरब से व्यापार करने के लिए यूरोप के जो लोग थे हमेशा ललायित थे, तो उन्होंने इस असुविधा से बचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज की, और इसी मार्ग में उन्होंने अमेरिका खोज ली, जिसे हम आज अमेरिका कहते हैं, और फिर नए समुद्री मार्ग के द्वारा भारत तक भी पहुँचे। और कालांतर में एक बार जब किसी समुदाय में, समाज में अन्वेषण की भूखा जाग जाती है, तो फिर नित्य नए नए खोज होने लगते हैं, और नित्य नए नए खोज होने लगते, और पूरी दुनिया से ज्ञान, नई खोज और साथ ही धन की वर्षा यूरोप में होने लगी। और इतनी वर्षा हुई, ज्ञान की इतनी क्या कह सकते हैं खोज होने लगी कि यूरोप पूरी दुनिया का, खास करके पश्चिमी यूरोप पूरी दुनिया का सिरमौर बन गया। ऐसा सिरमौर बना कि लोग आज भी ललायित हैं कि हम उस जीवन स्तर को प्राप्त कर सकें जो वहाँ के लोग वर्तमान में जी रहे हैं। खैर हटाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हम लोग 1813 के मामले पे। उस समय क्या हुआ, मतलब 1813 के आसपास, कि फ्रांस जो था वो इंग्लैंड को किसी तरह से शिकस्त देना चाहता था। देखिए, इंग्लैंड को शिकस्त फ्रांसीसी ही नहीं, जर्मन भी देना चाहते थे, लेकिन किसी के पास इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि वो दे सके। इसके पीछे कारण था। कारण ये था कि अंग्रेज छोटे छोटे या उन चीज़ों में नहीं लिपटे रहना चाहते थे जिनसे उनकी ऊर्जा नष्ट हो सकती। वो यूरोप में, मतलब अपने आसपास, सिर्फ इतना ही ध्यान देते थे कि उनका पावर बना रहे और दूसरे का पावर ज़्यादा मत बढ़ जाए। अर्थात वो अपनी साधारण स्थिति को रखे रहते थे और साथ ही पूरी दुनिया को जीतते चलते थे। और उनके जो साम्राज्य की जो मोतियाँ थी, उसमें सबसे बड़ा हीरा भारत था। अब भारत जैसा बड़ा देश तो किसी के अंदर में था नहीं, तो भारत से जितने धन को उन्होंने लिया, जितने जन को लिया, जितनी उन्होंने भारत का आर्थिक और क्या कह सकते हैं सामाजिक राजनीतिक शोषण किया, वो सब की शक्ति से वो यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। तो फ्रांस में उदय हुआ नेपोलियन का। नेपोलियन ने यूरोप को पूरी तरह से इंग्लैंड से अलग कर दिया। इसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहा जाता है, अर्थात यूरोप के व्यापार से पूरी तरह से इंग्लैंड को अलग थलग कर दिया। तो अब इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वो व्याकुल होने लगे, भाई व्यापार करेंगे कहाँ करेंगे। तो भारत में उस समय तक सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, कंपनी के अलावा अन्य कोई व्यापारी नहीं आ सकते थे। तब वहाँ के व्यापारियों ने सरकार पर यह दबाव डाला कि भाई कंपनी ही क्यों करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों करेगी, हमें भी आज्ञा दीजिए कि हम वहाँ व्यापार कर सकें। ये एक कारण था इस अधिनियम को लाने का। दूसरा कारण यह था कि ब्रिटेन में अब औद्योगिक क्रांति आ गई थी, अर्थात उनके यहाँ जो माल थे बहुत ज़्यादा बनने लगे थे, या औद्योगिक क्रांति के दहलीज पर खड़ा हो चुका था। अब वहाँ माल बनने लगे थे, कंपनियों में उत्पादन बहुत हो रहा था, और उस उत्पादन के लिए एक उत्पादन के बिक्री के लिए एक जगह चाहिए था, एक क्षेत्र चाहिए था जहाँ वो अपने सामान को बेच सके। तीसरा, जब माल बनता है, कोई चीज़ उत्पादित होगी तो उसके लिए कच्चे माल की जरूरत होगी, तो अब अंग्रेजों को कच्चा माल भी चाहिए था। तो इन सबकी पूर्ति कौन कर रहा था? भारत तो छोटा मोटा था नहीं। तत्कालीन जो अखंड, आज जो राजनीतिक रूप से आप अखंड भारत का सुनते हैं, तत्कालीन अखंड भारत के नक्शे को देख लीजिए, आधा यूरोप उसमें समाहित हो जाएगा।
और साथ ही भारत कोई साधारण सा टुच्चा सा साधारण देश नहीं था कि किसी एक तरफ ऐसे, इतना भरा पूरा देश था कि इसके पूरे क्षेत्र में हर जगह हर वो चीज़ मिल सकती थी जिससे इंग्लैंड समृद्ध हो सकता था। क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या पूरा भारत, सब के सब उस समय तत्कालीन अखंड भारत में ही था और पूरे के मालिक अंग्रेज बनने वाले थे या बन चुके थे। तो सबसे पहले हमने दो कारण बताया, एक नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, दूसरा औद्योगिक क्रांति। देखिए भारत में जो अंग्रेजों का आर्थिक नीति थी मुख्यतः 3 चरणों में थी। पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813 तक, हालांकि ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858 तक। तीसरा वित्तीय पूंजीवाद 1858 के बाद। मैंने अंत नहीं लिखा, अंत लिखने का मतलब 47 हो जाता, नहीं, उसके बाद भी रहा, आज भी है, हालांकि कम है। तो अब कहिए कि भाई ये क्या चीज़ है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, मैंने भी पढ़ा तभी बता रहा हूँ आपको। वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813, हालांकि 1757 बेकार है, इसको आप पहले से भी लिख सकते हैं। इस दौर में अर्थात वाणिज्यिक पूंजीवाद के दौर में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी एकत्रित करना चाहा भारत से, ज़्यादा से ज़्यादा, अर्थात जिस भी प्रकार से लूट खसोट जैसे हो पूंजी एकत्रित की। दूसरा था औद्योगिक पूंजीवाद। जब पूंजी एकत्रित हुई इंग्लैंड में, जब पूंजी एकत्रित हुई तो उसी पूंजी के आधार पे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। जब औद्योगिक क्रांति आई तो फिर उद्योग धंधों के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, बेचने के लिए जगह चाहिए। तो इसी आधार पर अर्थात कच्चे माल की अधिकतम से अधिकतम आपूर्ति और बने हुए माल को, विनिर्मित माल को बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाजार के लिए उन्होंने एक नीति अपनाई, उसे कहा गया है औद्योगिक पूंजीवाद। और तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद। जब औद्योगिक पूंजीवाद के बाद वित्त बहुत ज़्यादा मात्रा में इंग्लैंड में जमा हुआ तो उन्होंने वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद का मतलब बैंकिंग, बीमा इत्यादि सेक्टर में भी पैसे लगाए और भारत में लूट के लिए नए नए क्षेत्रों का खोज किया, जैसे रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ, इस तरह से भी पूंजी यहाँ वो लगाने लगे। पहले यही के माल को बेच औने पौने में ले करके बाहर में बेच करके खूब पैसा कमाया, उसी पैसे से कंपनी बनाई, और जब कंपनी से पैसा आया तो रेलवे, बैंक इत्यादि के द्वारा फिर से भारतीयों को लूटने के लिए आ गए। अर्थात लूट का उन्होंने एक क्रम बना रखा था। याद रखिए, वो लूट था, कोई सेवा नहीं थी हमारी, वो लूट बनाने का एक क्रम था। अब कहिए कि भाई इसको पढ़ाने में इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, यही से अब आपको समझना। देखिए वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद का मतलब हुआ कि वो भारत से माल को औने पौने दामों में ले रहे थे और उसी माल को यूरोप में बेचते थे। तो हमारा माल खरीद करके दूसरे जगह बेचना है तो कुछ न कुछ बड़ाई करना पड़ेगा, कुछ न कुछ बातों को रखना पड़ेगा। तो उस दौर में देखिएगा, कब से 1757 से 1813 के दौर में वो जो अंग्रेज थे वो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ाई लिखा करते थे। आपने सुना होगा आंग्लवाद, प्राच्यवाद। तो आंग्लवादी जो लोग थे वो भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखते थे। आहा, क्या गीता है, क्या रामायण। देखिए ये एक सत्य है कि उन्होंने शोध किया, उन्होंने इस पर बहुत ध्यान दिया और उन्होंने इस सब चीज़ों को लेकर के पूरे दुनिया में फैलाया। लेकिन उनका ये जो मामला था कहीं न कहीं उनके उस परिष्कृत आर्थिक बुद्धिवाद में समाहित था, जिसके आधार पे वो इन सब चीज़ों को कर रहे थे। यूरोप में जब ये पता लगा कि भारत एक बहुत ही उन्नत देश है, बहुत ही अच्छा देश है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि भारतीय माल की बिक्री बढ़ गई और इस तरह भारत के गांव से, भारत के क्षेत्रों से बहुत ही कम दाम पे सस्ता माल खरीद करके यूरोप में ले जाके महंगे पर वो बेचते थे और इससे बना उनके पास पूंजी। समझ रहे हैं? अब वो पूंजी के आधार पे उन्होंने औद्योगिक पूंजीवाद लाया। अब वो जब पूंजी बन गई उनकी तो उनके यहाँ क्या कहते हैं, नए नए खोज हो ही रहे थे, पूंजी थी तो उनके यहाँ कंपनी बैठी। जब कंपनी बैठ गई तो अब उनके यहाँ खुद का माल बनने लगा। अब था कि अपने यहाँ बने माल अर्थात इंग्लैंड में बने हुए माल को भारत में बेचना था। तो अभी तक वो क्या कर रहे थे कि भारत बहुत बड़ा अच्छा देश है, भारत में गीता है, रामायण है, ये है, वो है। अब हुआ कि नहीं, अब हमारा माल वहाँ बेचना है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इंजेक्शन देना शुरू किया। किस चीज़ का इंजेक्शन? हीनता का इंजेक्शन।
ऐसी हीनता का इंजेक्शन भारतीयों के क्या कह सकते हैं दिमाग में देना शुरू किया कि हम आज भी उससे ग्रसित हैं। थोड़ा बहुत हम अपने होश हवास को लाते हैं तो लोग तो बोलते हैं नहीं नहीं, अरे वो तो फला गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत के बारे में ऐसा बोला, चिल्ला ने गीता के बारे में बोला, ढकना ने रामायण, ऐसा कुछ नहीं। ये एक दृष्टिकोण है और इस दृष्टिकोण से आपको उनकी नीतियों को समझना ही पड़ता है कि आखिर कोई क्यों जो दुनिया जीत रहा है वो आपके क्षेत्र को, आपके चीज़ों को बड़ाई क्यों करेगा जब तक उसके अपने निहित स्वार्थ नहीं होंगे, वो एक अक्षर भी नहीं लिखेगा। साम्राज्य बनाने वाले लोग यही सब कृत्य किया करते हैं। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद, जब उन्होंने भारत की बड़ाई करके भारत के सामानों को औने पौने दामों में खरीद के लंदन में बेच दिया, इंग्लैंड में बेच दिया, सॉरी पूरे यूरोप में बेच दिया। अब आया औद्योगिक पूंजीवाद, जब उनके पास पूंजी जमा हो गई तो उनके उद्योग धंधे बैठे थे, अब उनके माल को भारत में बेचना था। तो भारत में कैसे बिकेगा? तभी बिकेगा जब भारतीयों को बताया जाएगा कि अंग्रेजी माल ज़्यादा अच्छा है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी माल ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ से सारी चीज़ें चेंज हो गई। कल तक भारत जो सर्वोच्चता के शिखर पर बैठाया जा रहा था बौद्धिक रूप से, अब उसको नीचे उतारना था और अब अंग्रेजी राज को उत्कृष्ट बनाना था। और इसी आधार पे यहाँ के बाद यानी कि 1813 के बाद जितने भी इनके अधिनियम आएंगे इसी आधार पे आएंगे। फिर उसके बाद वित्तीय पूंजीवाद, जब पूंजी बहुत जमा हो गई और उद्योग धंधों के बाद जब पूंजी और जमा हो गई तो नए नए फिर अन्वेषण हुए। जहाजरानी आया, क्या कहते हैं, रेलवे आया, सड़क आया, बैंकिंग आया, तो इन सब के मार्फत वो फिर से पूंजी भारत में लगाने लगे और सारी पूंजी कर्ज के रूप में होती थी। यहाँ से टैक्स को वसूल कर उनको दिया जाता था। तो इसके बाद जो फिर इनकी नीतियाँ बनेगी इसके आधार पर बनेगी और ये जो पढ़ा जाता है इसको क्या कह सकते हैं आप, आर्थिक दृष्टिकोण से उनकी नीतियों को समझने का एक प्रयास है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ऐसे सही नहीं, समझना पड़ेगा आपको, एक दृष्टिकोण है। तो अभी देखिए क्या है, औद्योगिक पूंजीवाद कब से कब तक चला? 1813 से 1858 तक। अब यहाँ पर उन्हें अपने राज्य की बड़ाई करनी थी और भारतीय राज्य की शिकायत करनी थी। या आप इंग्लैंड के जो राज्य थे, इंग्लैंड की जो व्यवस्था थी, इंग्लैंड के जो लोग थे, उनको बहुत ही उच्च बतलाना था और भारत के सारे चीज़ों को नीचा करना था। मैंने पहले भी बोला कि अब उन्हें भारतीयों को धीरे धीरे हीनता का इंजेक्शन देना था और उन्होंने इसकी प्रारंभ इसी 1813 के चार्टर एक्ट से शुरू किया। खैर चीज़ें होती हैं व्यापक दृष्टिकोण से, धीरे धीरे समझ में आती है, धीरे धीरे समझे। लेकिन खैर अभी हम परीक्षा दृष्टिकोण से देखते हैं। सबसे पहला इसमें क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन के साथ तथा चाय व्यापार पर एकाधिकार रहने दिया गया। हमने पहले ही बोला कि उनके यहाँ उद्योग धंधे बैठ चुके थे, कंपनी में वहाँ बहुत उत्पादन हो रहा था, तरह तरह के व्यापारी वर्ग पैदा हो रहे थे। अब उन सबको अपने जो विनिर्मित माल थे उनको बेचने के लिए जगह की जरूरत थी, तो व्यापार सबके लिए खोल दिया गया। क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। तो हमने जो पहले बोला कि औद्योगिक पूंजीवाद जो आया तो उसके लिए इस पर नियम बनाया गया और व्यापार को पहले था क्या था कि कंपनी ही सिर्फ व्यापार भारत में कर सकती थी। 1813 में कहा गया कि नहीं, सब करेंगे, आप ही नहीं करेंगे, अर्थात व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ दिया गया, परंतु चीन एवं चाय के साथ पर व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहने दिया गया। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछता है। दूसरा, कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% का लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। अर्थात कंपनी के जो भागीदार थे उनको बोला गया कि भाई कंपनी इस घाटा में रहा है, फायदा में रहा, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको 10.5% लाभांश मिलेगा। अर्थात सीधा सीधा कंपनी को निर्देश था, भैया वहाँ लूटो, लूट के लाओ और हम लोग को दो, बाकी तुमको जो करना है करते रहो। तीसरा, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण अधिकार रहने प्रदान किया गया, परंतु क्राउन के प्रभुत्व पर प्रभाव पड़े बिना। अब देखिए, अभी तक मामला ये नहीं था। अभी तक मामला ये था कि कंपनी जो थी वो कुछ भी कर रही थी, क्राउन अपना हाथ उठाए हुए थे, कोई मतलब नहीं। अब कहा गया कि ठीक है, जितने भी क्षेत्र पर क्षेत्र है आप उसका राजस्व कीजिए, प्रशासन कीजिए, नियंत्रण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात क्राउन सर्वोच्च है। और यही जो स्थिति थी, प्रथम बार इसी के आधार पर कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी राज के संवैधानिक स्थिति को प्रथम बार स्पष्ट किया गया।
देखिए, अंग्रेज़ों की जो मैंने बोला लूट खसोट के जो मामले थे अलग थे, लेकिन अंग्रेज़ों की जो शासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें एक बहुत अच्छा चीज़ मिलता है कि उन्होंने सारे शासन प्रशासन को संविधान, विधि और असैन्य कर्मचारियों के हाथ में रखा। और भारत में कालांतर में जो भारत में व्यवस्था आई हमारे यहाँ, उसी के भग्नावशेष पर जो बनाई गई, उसी व्यवस्था पर बनाई गई। और यही कारण है कि हमारे यहाँ आज भी लोकतंत्र बहुत ही अच्छी व्यवस्था में फल फूल रहा है। और हम जो हैं एक क्या कह सकते हैं, अलग आसपास के जो देश हैं उनसे एक अलग व्यवस्था में एक अच्छी जीवन स्तर को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। प्राप्त नहीं की है लेकिन अग्रसर है। तो कंपनी भारत में अंग्रेजी राज के संवैधानिक स्थिति को प्रथम बार स्पष्ट किया गया किसमें? 1813 के चार्टर एक्ट में। अब इसमें देखिए 2-3 चीजें जो है सबसे ज्यादा पूछेगा। पहला एक जो पूछता है, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार की सुविधा प्रदान की गई। अभी तक क्या था कि अंग्रेज जो थे वो कहीं ना कहीं हिचक रहे थे। हालांकि उस दौर में जितने भी साम्राज्य बनाने वाले थे, पुर्तगाली हो गए, फ्रांसीसी हो गए, हालांकि फ्रांसीसी कम करते थे, लेकिन पुर्तगाली, डच और स्पेनिश, ये सब जितने साम्राज्य बनाते थे उतना ही ईसाई लोगों को बनाते थे। आज जो पूरी दुनिया में सुनते हैं कि सबसे ज़्यादा धर्म ईसाई धर्म के लोग हैं, तो उसका मूल कारण वही है कि वो लोग धर्म परिवर्तन को ज़्यादा तवज्जो देते थे। अंग्रेज इस मामले में चतुर थे। वो इस बात को समझते थे कि ये कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव मामला है, इसको थोड़ा सा नीचे रखा जाए। तो 1813 तक उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी। कालांतर में 1813 में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में क्या कहते हैं, प्रचार करने की, इनको बिशप थे, उनको घूमने टहलने की स्वतंत्रता दी। बोला कि आप पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। कालांतर में उन्होंने इस पर और भी सारे नियम कायदे बनाए। खैर वो बात की चीज़ है। अगला है कि संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड के से लाइसेंस लेकर, देखिए ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगी। संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ क्या कहते हैं, डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेकर के कोई भी अंग्रेजी व्यापारी और इंजीनियर भारत में बस सकता था। अर्थात भारत में बसने के लिए छूट प्रदान की गई, लेकिन उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था। अंग्रेजी व्यापारी या इंजीनियर भारत में बस सकते थे, परंतु उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था। किनसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। ये 1813 के में ही व्यवस्था किया गया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई। ये परीक्षाओं में पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछता है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। अभी तक कंपनी जो कर रही थी अपने लिए कर रही थी, भारतीयों के लिए उसमें कुछ नहीं था। पहली बार कंपनी को कहा गया कि आप 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीयों को शिक्षित करने के लिए व्यय कीजिए। हालांकि उस समय व्यय नहीं हुआ, जाकर के 1823 में प्रारंभ हुआ, वो एक अलग मामला है। उसको आंग्ल प्राच्य विवाद के कारण भारत में जो शिक्षा का विकास वो प्रभावित हुआ, तो हमने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है, भारत में अंग्रेजी भारत में शिक्षा। आप उसमें दीर्घ रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि सर्वप्रथम 1813 में उन्होंने व्यवस्था की कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपया कंपनी जो है खर्च करेगी। अब देखिए इन सभी चीज़ों को 1813 के सारे जो महत्वपूर्ण बिंदुओं हैं उसको देखने के बाद मैंने आपको क्या बोला, औद्योगिक पूंजीवाद, अर्थात अपने यहाँ बने हुए माल को भारत में बेचना। और यही उनकी उस समय ज़रूरत थी, और इस ज़रूरत को तभी पूरा किया जा सकता था जब अपने आप को श्रेष्ठ और भारतीयों को नीचा दिखला सकते थे। और इसके अलावा इसी उद्देश्य को देखते हुए इन्होंने सारे कायदे कानूनों को बनाने दिया। अब देखिए आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद ऐसा था कि भाई उसी समय क्यों आया, बाद में क्यों नहीं आया, पहले क्यों नहीं आया? तो इसके पीछे ही कारण था कि अब अंग्रेजी भारतीय माल की कोई ज़रूरत उनको थी नहीं। भारतीय माल बेचना नहीं था उनको, तो अब अपना माल बेचना था, भारत से तो कच्चा माल ले जाना था। तो क्यों भारत के बारे में इतना दिमाग लगाने लगते? दूसरा, कंपनी का जो क्षेत्र था बढ़ते जा रहा था। अब ऐसे लोगों की ज़रूरत थी भारत से जो कंपनी के झंडे ढो सकते थे, कंपनी की नुमाइंदगी कर सकते थे, या सीधी सीधी कहे कंपनी के टट्टू बन सकते थे। तो उसके लिए क्या था? शिक्षित करना जरूरी था। तो कुछ लोगों को लगता था कि भाई हम इनको भारतीय शिक्षा में ही रहने दें और अपना काम करते रहें, लेकिन कुछ लोगों को लगता था नहीं, वो अलग हो, गलत चीज़ है। वो कहीं ना कहीं अपने उस धार्मिक कृत्य के प्रति भी जवाबदेह थे जहां उनको कहीं ईसाइयत को फैलाना था। तो इस उद्देश्य से उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, हम इन्हें अंग्रेजी साहित्य और यूरोप के बारे में बताएंगे।
अब 10-20 साल पहले तक जो यूरोप को भारत के बारे में बता रहे थे, अब भारत को यूरोप के बारे में बता रहे हैं। अर्थात ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं उनके औद्योगिक परिवर्तन से संबंधित मामला था। तो उन्होंने क्या किया कि शिक्षा का प्रसार के लिए खर्च करने को बोला गया। अब जो शिक्षा थी उसने भारत को धीरे धीरे अंग्रेजियत में बदलना प्रारंभ किया, और यहीं के बाद अर्थात जो शिक्षा शुरू किए, यहीं के बाद कुछ ऐसे भारतीय निकलने लगे जो रक्त से, मांस से, शरीर से भारतीय थे, परंतु सोचने में ब्रिटिश और यूरोपियन थे। और हम आज भी कहीं न कहीं उसी क्षेत्र या उसी ओर अग्रसर हैं और उसी की तरह सोचते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गुलामी जो होती है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, आर्थिक नहीं होती, सामाजिक भी होती है, सांस्कृतिक भी होती है। हम और आप जब भी किसी के गुलाम बनते हैं तो हम उसी की तरह सोचना शुरू कर देते हैं जैसा सामने वाला सोचने को बताता है। इसको ऐसे समझिए, कहीं पे बहुत अंधेरा है और मेरे हाथ में टॉर्च है, बात समझ रहे हैं, बहुत अंधेरा है, मेरे हाथ में टॉर्च है, तो हम जिधर लाइट जलाएंगे आप उधर ही देखेंगे। अंग्रेजों ने शिक्षा के मार्फत भारतीयों को वही चीज़ किया, उन्होंने उसी ओर दृष्टिकोण फैलाया जिधर उनकी ज़रूरत थी, जिधर ज़रूरत नहीं थी उधर नहीं फैलाया, और हम भारतीय प्रारंभ में उसी ओर अग्रसर वाले। हालांकि मैं अपने देश के या भारत के पूरे इलाके के उन विद्वानों को जिन्होंने अंग्रेजी राज को बाद में पटकनी दी और हर क्षेत्र में पटकनी दी, और उन्होंने, मैं कमतर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं ये अंग्रेज़ों की एक उत्कृष्ट नीति थी कि उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी रूप रंग में मतलब क्या कहते हैं, शारीरिक रूप से नहीं, दिमागी रूप से ढालने का जो प्रयास था अपने निहित स्वार्थिक उद्देश्यों के लिए किया। याद रखिए, अंग्रेज पूरे दुनिया में अंग्रेज जो थे वो पहले ऐसे साम्राज्य निर्माता थे जिनका आर्थिक हित पहले था और क्या कहते हैं, सामरिक हित बाद में आता था। वो आर्थिक हित पहले देखते थे, सामरिक हित बाद में देखते थे। तो ये 3 चरण को जब भी आप आधुनिक भारत के नीति पढ़ेंगे, इसमें 3 चरण को याद रखेंगे। तो अभी हमने 1813 पढ़ा, 1813 क्या था, औद्योगिक पूंजीवाद। अब 1833 जो आएगा वो भी इसी से संबंधित आएगा, लेकिन खैर वो बात का मामला है। तो 1813 से आपसे ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछता है कि कंपनी के अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1813 में पूर्ण नहीं किया गया, चीन और चाय के साथ व्यापार रहने दिया गया। और प्रथम बार ब्रिटिश भारत पर क्या कहते हैं, अंग्रेजी राज का संवैधानिक स्थिति को कब स्पष्ट किया गया, तो 1813 के अधिनियम से। साथ ही ईसाई मत को प्रचार करने के लिए अंग्रेजों ने अनुमति कब प्रदान किया गया, तो 1813 के अधिनियम में। अंग्रेजों को बसने के लिए अनुमति कब दिया गया, तो 1813 के चार्टर अधिनियम से। और किसकी अनुमति चाहिए, संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ नियंत्रण बोर्ड से, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी था उनसे वो उन्हें लाइसेंस चाहिए था। तीसरा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जो शिक्षा पर खर्च करने का मामला था वो कब आया, 1813 के चार्टर अधिनियम से। तो यही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षाओं में पूछता है, बाकी हमने आपको उसको समझने के उद्देश्य से बताया। आशा है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगे। जब देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं कि जब भी इन सब चीज़ों को देखें, समझें, व्यापक दृष्टिकोण से देखें और साथ ही मानक पुस्तकों का अध्ययन करते रहें, नोट्स करते रहें, ताकि परीक्षाओं में जब बैठे कहीं कन्फ्यूजन ना हो। 1 अंक की जो परीक्षाएँ होती हैं उसमें कन्फ्यूजन ना हो, और जब मेंस लिखने बैठें तो चीज़ों को समग्र दृष्टिकोण से देखते हुए समग्र रूपों में लिखें। देखिए, ये मानविकी विषय है, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वही सर्वथा सत्य नहीं है, और भी चीज़ें सत्य होती हैं। तो आपको अपने भी दृष्टिकोण से जब आप किताबों को अध्ययन करेंगे तो अपने अपने दृष्टिकोण से देखेंगे और वो चीज़ें आप अलग अलग होती हैं। तो इन सब को देखते हुए आप परीक्षाओं में जा सकते हैं, जाएं और उसी तरह से जाना श्रेष्ठ करोगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।